रोशनी बिजपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं फाइनल ईयर सिविल को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ आगे का। उससे पहले मैंने आपके टॉपिक ख़त्म कर दिए। आपका 25% कोर्स रह गया, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। डायरेक्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। किसी विकास योजना के बारे में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व जैन भौतिक रासायनिक एवं अन्य प्रसारित प्रभावों को पहचानने, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को एवं कम करने की प्रक्रिया पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन कहलाती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाती है। इसके द्वारा हम भौतिक रासायनिक एवं अन्य कारकों को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके व्यवसाय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करते हैं। जैसे पर्यावरण में जल के प्रदूषित होने पर मछलियां मर जाती हैं, जिससे व्यवसाय कम हो जाता है। इसके व्यवसाय के लिए भी पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी है। अब है डिजास्टर मैनेजमेंट, DISASTER डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय, आर्थिक सहायता, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा आदि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को समझाइए। नंबर 1, पर्यावरण से तात्पर्य जल, वायु, भूमि का अंत संबंध तथा मनुष्य, जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों तथा संपदा से है। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है जो इतनी सांद्रता में हो कि पर्यावरण को हानिकारक सिद्ध हो। नंबर 3, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण संबंधी अधिकार। नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रांतीय कार्य सरकारों के कार्यों को नियमित करना। बी पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन एवं निष्पादन। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से निर्गत होने वाले प्रदूषकों की अधिकतम प्रदूषणकारी सीमा निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट, इन क्षेत्रों की निर्धारित करना जिसमें सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बचाव के कारगर उपाय निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट, घातक सामग्री को उनके रखने की सुरक्षात्मक विधि अपनाना। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के लिए लीवा काम। नेक्स्ट, उद्योग संस्थानों, मशीन, उपकरणों, औद्योगिक प्रक्रिया आदि का निरीक्षण करना। पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का सत्यापन या मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट, पर्यावरण संबंधी सूचना एकत्रित एवं प्रकाशित करना। नेक्स्ट, मैनुअल, गाइडबुक, कोड आदि को तैयार करना। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य समुचित कार्य करना। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषक उद्योगों को रोकने का आदेश देने के लिए सरकार सक्षम है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार निम्न के मानक स्थापित करने के लिए सक्षम है: वायु, जल तथा मृदा के मानक। नेक्स्ट, विभिन्न प्रदूषकों का अधिकतम अनुमन्य प्रसारण। नेक्स्ट, घातक पदार्थों के उठाने रखने के लिए नियम। नेक्स्ट, विभिन्न स्थानों पर घातक पदार्थों के प्रयोग पर रोक। नेक्स्ट, विभिन्न स्थानों पर उद्योग धंधे लगाने पर रोक। नेक्स्ट, दुर्घटना की रोकथाम की कार्यविधि। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य या उद्योग कार्य नहीं कर सकता जिससे निष्कासित प्रदूषण अनुमानित से अधिक हो। नेक्स्ट, सरकार संस्थानों को निरीक्षण करने, नमूने लेने तथा उद्योग कार्य रोकने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट, नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना व 5 साल की कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट, कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। अब देख लीजिए,
पंप नल से आप क्या समझते हैं? पेयजल के गुणों पर प्रकाश डालिए। पंप जल से क्या समझते हैं? पेयजल गुणों पर प्रकाश डालिए। ऐसा बल जिसमें स्वास्थ्य के प्रति क्षति पहुंचने वाले पदार्थ नहीं हो सकते और जल रासायनिक रूप से शुद्ध हो, अर्थात जिसमें शरीर के पोषण के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ मौजूद हों, पेयजल कहलाता है। शुद्ध पेयजल में मुख्यतः निम्नलिखित लक्षणों का उपयोग या समावेश होना चाहिए। यह निर्मल, पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होना चाहिए। इसे रासायनिक तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए। यह रासायनिक जीवाणुओं व विषाणुओं को मुक्त होना चाहिए और ना तो अधिक मृदु हो ना अधिक कठोर होना चाहिए। हमें अधिक समय तक रखने पर भी ताज़ा बना रहना चाहिए। हमें आर्द्रता से पूर्ण मुक्त होना चाहिए। इसके बाद है वायु अधिनियम 1981, जो आपका मेन है, और फिर आपका ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वायु अधिनियम और देख लीजिए 1981। इस एक्ट को वायु अधिनियम 1981, इसके बारे में लिखिए। एयर एक्ट को 16 मई 1981 को वायु किया गया, यानी इस एक्ट को 16 मई 1981 को लागू किया गया है। ये एयर पोल्यूशन एक्ट जो है ये आपका 16 मई 1981 को लागू किया गया था। इस एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण देश में वायु प्रदूषण की समस्या को अनुभव क्रिया औद्योगिक समस्या से तथा मानव की कुछ अन्य गतिविधियों की वजह से वायु में विभिन्न प्रकार की प्रदूषक मिले रहते हैं, जिनसे मानव के स्वास्थ्य, जानवरों, वनस्पतियों तथा आपके जीव जंतुओं पर अत्यंत विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। इसका अनुभव किया गया है कि जल ब्रैकेट में प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट 1974 के अंतर्गत इस जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु केंद्रीय बोर्ड ही प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु केंद्रीय बोर्ड तथा केंद्र शासित प्रदेशों में वायु प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण के लिए राज्य बोर्डों के कार्यों को करेगा। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत बने राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा अनधिकार कब्जे के संदर्भ में राज्य बोर्डों के कार्यों को भी संपन्न करेंगे। हालांकि उन राज्यों में जहां जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु एक्ट अंतर्गत राज्य बोर्ड नहीं बने थे, औद्योगिक अपशिष्ट जल, गैर घरेलू अपशिष्ट जल में अंतर, तो ये बने थे, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। औद्योगिक जल तथा घरेलू अपशिष्ट जल में अंतर कीजिए, किसी एक को उपचारित करने की विधि समझाइए। आपको ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अभी भी इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 साल में एक बार आ जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल और घरेलू अपशिष्ट जल में अंतर कीजिए, किसी एक को उपचारित करने की विधि को समझाइए। देखिए, अधिकांश उद्योग जल पर आश्रित रहते हैं। अधिकांश उद्योग जल पर जल पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उद्योगों की जहाँ जल आपूर्ति हेतु और अपशिष्ट पदार्थों के दुष्समापन के उद्देश्य से अधिकतम उद्योगों में बड़ी नदियों के किनारे पर स्थापित किया जाता है। उत्पादन क्रिया के में उद्योगों से निकलने वाला बहिस्राव हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त होता है। फुल स्टॉप। चर्म उद्योगों, जूट उद्योगों, कपड़ा उद्योगों, चीनी उद्योगों, मंद निर्माण उद्योगों, औषधि निर्माण उद्योगों, रसायन उद्योगों तथा खाद्य संसाधन उद्योगों द्वारा विशाल मात्रा में
विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट बहिस्राव के रूप में नदियों में बहाए जाते हैं। दोस्तों, अब विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के जल में निर्मित किए जाने से जल की अशुद्धता बढ़ जाती है। कोयले के धावन तथा अन्य कच्चा माल की सफाई करने से स्वच्छ जल स्रोत भी गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊनी व सूती वस्त्र तथा उनकी धुलाई करने में, रंगाई करने में आदि गंदा पानी हो जाता है और वो नदियों में बहाए जाते हैं। अब आपको दंडनीय व्यक्ति संसाधनों से भी दंडनीय वांछित या गंदे पानी को वांछित संसाधनों से भी प्रयोग के उपरांत व्यर्थ जल अति उच्च तापमान पर झील नदी में पहुंचते हैं और इन जलाशयों के जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार नाभिकीय शक्ति संयंत्रों से व्यर्थ जल नदियों व जलाशयों में पहुंचता है। पृष्ठों में पहुंचता है, जलाशय में पहुंचाया जाता है, जो वहाँ के जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जर्मनी की रूट प्रदेश के राइन नदी में प्रति घंटा 1250 टन विभिन्न प्रकार के लवण विसर्जित किए जाते हैं। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है कि औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को जल में विसर्जित करना भयंकर जल प्रदूषण की समस्या को पैदा करना है, जो सर्वथा विनाशकारी है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए हेतु निर्देश देने की शक्ति। मोटर गाड़ियों के लिए उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने के लिए शक्ति। राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श तथा सलाह पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत स्वाधित अधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश देती है तथा वह पदाधिकारी इन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह प्रावधान उपबंधित किया गया है। धारा 17 की उपधारा 1 के खंड सी में के अधीन राज्य बोर्ड प्रायः गाड़ियों से वायु प्रदूषणकारी उत्सर्जन के लिए अधिकल्पित मानकों को सुनिश्चित करने तथा उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह आपका लगभग पूरा ही कोर्स ख़त्म हो गया आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। और मैं इसका लास्ट क्वेश्चन से आपका जो रह गया है वो मैं आपको करा रहा हूँ। आपका इसका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको इसकी मूक टेस्ट एक टेस्ट बनाऊँगा बाद में। पहले मेरे तीनों सब्जेक्ट का पेपर ख़त्म हो गया। तो अब ये देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी अपशिष्ट कहते हैं विद्युत उत्पादन की लिस्ट परमाणु भट्टियों से निकला अपशिष्ट विभिन्न अनुसंधानों में विस्फोटक पदार्थों के समापन के लिए रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकलता है। समापन नंबर 1, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को तनुकरण द्वारा समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए गैस के रूप में ऊंची ऊंची चिमनियाँ तथा वायुमंडल में ऊंचाई पर छोड़ दिया जाता है। नंबर 2, द्रव के रूप में इसे नदियों एवं समुद्र में गिराया जा सकता है। नंबर 3, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को तब तक भंडारण में रखा जाता है जब तक कि ये विकसित होकर हानि रहित ना हो जाए। इनमें कंक्रीट या रूटीन टैंकों की भूमि के अंदर रखा जाता है। द्रव अपशिष्ट को नमक की खानों में गहराई पर एकत्रित किया जाता है
रेडियोधर्मी अपशिष्ट को पुनः उपयोगी पदार्थों में